ग्लाइकोलाइसिस का साइट क्या है? देखो, एक आपका जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये है फेट ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस से बन गया, ग्लूकोज अब अपना जो ब्रेक होता है किसमें, लास्ट जो प्रोडक्ट है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का दो पायरुविक एसिड बना देता है ग्लाइकोलाइसिस की थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस का साइट क्या है ये जरूर याद रखना, साइटोप्लाज्म। इतना हमने पढ़ लिया था, पायरुविक एसिड बन गया। अब इस पायरुविक एसिड का फेट क्या है, फ्यूचर क्या है, कहाँ ये यूज होता है, क्या होता है इसका, इसको अपन को समझना है। देखो, ये आपने कुछ ग्लाइकोलाइसिस का यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये लास्ट प्रोडक्ट इसका बनता है पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल इसके बन जाते हैं और इसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोल देते हैं। कहाँ चलता है? साइटोप्लाज्म में। ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये एरोबिक चाहे रिएक्शन चल रही हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा हो, दोनों में चलता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। फिर उसके बाद इस पायरुविक एसिड का क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि सेल की नीड क्या है। जिस सेल में ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है उस सेल की जरूरत कैसी है, जैसी जरूरत होती है उस तरह से उसको ब्रेक किया जाता है, उस तरह से उसका भविष्य निर्धारित होता है। जैसे पहले अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सेल में नहीं है ना, तो इसको या तो एथेनॉल में ब्रेक कर दिया जाएगा या फिर लैक्टिक एसिड में ब्रेक कर दिया जाएगा। इसी को हमने क्या नाम दे दिया था, एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन। ये साइटोप्लाज्म में ही होता है, इसके लिए कोई और सेल ऑर्गेनेल की जरूरत नहीं है। कोई यूकैरियोटिक सेल है उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुविक एसिड का ये फेट हो सकता है ना। जैसे हम बात करें ईस्ट में, ईस्ट सेल आपने पढ़ा होगा, फंगस है ना, यूकैरियोटिक सेल है, उसमें फर्मेंटेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ग्लाइकोलाइसिस चलता है, पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड से वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, एथेनॉल प्लस CO2। ठीक है। और अपनी खुद की मसल सेल्स को देखा हुआ, पढ़ा हुआ है हमने, है ना, जब ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होता मसल सेल्स को, मसल सेल्स में, तो ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, डिपेंड क्या करता है किस पर, कि उस सेल की कंडीशन कैसी है, या फिर हम बात करें कि सेल की नीड कैसी है ना। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब वो क्या होगा, इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करा जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। किस में कन्वर्ट करा जाएगा? एसिटिल कोएंजाइम ए। ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में बनना जरूरी है। जब तक पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं कर सकता, पायरुविक एसिड एंटर नहीं कर सकता। पायरुविक एसिड कहाँ कन्वर्ट होगा? एसिटिल कोएंजाइम ए एंड देन क्रेब्स साइकिल स्टार्ट। तब ये एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में चलता है, जाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना, और ये क्रेब्स साइकिल में फिर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया जाता है। और ये तब होता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है सेल में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और एरोबिक वर्ड का मतलब ही था क्या? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, वो कहाँ चलता है? साइटोप्लाज्म में चलेगा। बात समझ आ गई? इस कन्वर्जन को, ये जो पायरुविक एसिड का एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन है, इसी को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। इसी को क्या बोलोगे? लिंक रिएक्शन, या इसी को हम बोलते हैं गेटवे पाथ, है ना। जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? एसिटिल कोएंजाइम ए। पहले हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, फिर हम उसके बाद बात करेंगे। यही सारा कुछ लिखा हुआ है। द फेट ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड एंड 3 मेजर तरीके हैं जिसमें से अलग अलग तरीके से ये हैंडल किया जा सकता है जो ग्लाइकोलाइसिस से बना पायरुविक एसिड है। एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एंड थर्ड वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये 3 पाथवे हैं। फर्मेंटेशन जो आपका चलता है वो एनारोबिक कंडीशन में ही चलता है, ऑक्सीजन जब नहीं होता है, और मेनली जो हमें देखने को मिलता है बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है
है ना। एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ग्लूकोज का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब वो कि ग्लूकोज कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक हो जाए, तो ये उन्हीं में होता है जहां पे क्रेब्स साइकिल चल रहा होता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जिनमें हो सकता है। एंड दिस रिक्वायर्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ये आपको फेट समझ आ गया, पायरुविक एसिड का क्या होगा, है ना। तो अब हम पहले बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की। जो पायरुविक एसिड बन गया उसका दो तरीके से हमने एनारोबिकली ब्रेकडाउन देखा, एक लैक्टिक एसिड बन जाता है, दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ना। फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। और बहुत सारे, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना कहाँ चलता है ये, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन ही चलेगा क्योंकि उनकी मजबूरी है। मजबूरी क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है ही नहीं, है ना, तो उनको एनारोबिकली ब्रेक करना पड़ता है। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। जर्मिनेटिंग सीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। जर्मिनेटिंग सीड्स ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली, क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड्स का मतलब है वो अंडर द सोइल या अंडर द वाटर होता है, तो वाटर उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता और बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक जर्मिनेशन या सीड जर्मिनेशन। वो हाई सप्लाई ऑफ एनर्जी को फुलफिल करने के लिए वहां की सेल्स या जो जर्मिनेटिंग सीड्स की जो सेल्स हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं। बात क्लियर हो जाएगी ये, है ना। उसके बाद जो आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो टाइप्स हैं या एग्जाम्पल हैं, दो हैं, एक लैक्टिक एसिड, दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखो कल हमने ये स्टेटमेंट बोला कि भाई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कॉमर्शियली बहुत यूज होता है ना, मेजरली, लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी हमारे लिए यूजफुल है। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना इसी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की मदद से ही पॉसिबल है, और ये कॉमर्शियली यूज तो है ही, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है ना। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई चाहिए होता है, तो हमारी मसल सेल्स भी इसी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से रेस्पायर करती हैं और वो एनर्जी सप्लाई पूरा करने की कोशिश करती है ना। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो ईस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है। ईस्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है और इसका यूज हम बेवरेजेस बनाने में बहुत करते हैं। बहुत क्या, हर बेवरेजेस इसी प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसको आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स बोलते हो। अल्कोहलिक ड्रिंक्स का मतलब आई थिंक क्लियर है सबको। तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसलिए इसको हम गलत मतलब अलग ही इमेज बनाता है हमारे दिमाग में। और उसके साथ साथ ब्रेड की इंडस्ट्री आपको आई थिंक पता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यही, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यही डिफरेंस है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होता, यहाँ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब उस पूरे आप सबस्ट्रेट में मिक्स करके रख देते हो, तो जिधर जिधर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है ना, उधर से वो पूरा सिस्टम बना देता है, तो फिर वो स्पंजी सा हो जाता है ना। और लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये दोनों में क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं निकलती है, वो आपने देख ही लिया था, 2 ATP बनता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। लेस देन 7% एनर्जी निकलता है। लेस देन 7% क्यों कह रहे हैं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब एनारोबिकली ब्रेक होता है तो 2 ATP बनता है, और जब इसका एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो मैक्सिमम कितना, 38 ATP बनता है। तो जब इसका परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये सिर्फ 7% ही हिस्सा बनाता है। ठीक है, तो जब एनारोबिकली कोई चाहे अल्कोहलिक चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से ये ब्रेक होता है तो लेस देन 7% एनर्जी ही रिलीज होता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, ये ध्यान रखना है। एंड नॉट ऑल ऑफ इट्स ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड, दैट इज ATP। जो भी एनर्जी और निकलता है, NADH भी बनता है, तो वो ATP में कन्वर्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ऑल्सो द प्रोसेस आर हजार्डस, ये प्रोसेस खतरनाक भी होते हैं।
खतरनाक क्यों होते हैं? आप कहोगे कि कैसे खतरनाक कैसे हो गया भाई? खतरनाक इसलिए होते हैं, चाहे वो एसिड की बात कर ले चाहे अल्कोहल की बात कर ले। एक एग्जांपल यहाँ देखो, ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है और उसका अल्कोहल ही उसको पॉइजन कॉज करता है। जब उसके जो आप कोई भी सबस्ट्रेट रख दो और उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट करा रहा है, ईस्ट की मदद से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, अगर उसमें अल्कोहल का कंसेंट्रेशन 13% से ज्यादा इंक्रीज करने लगता है तो जो ईस्ट है, ईस्ट की सेल अपने आप मरने लगती है। ईस्ट की सेल मरने लगती है। अब वो अल्कोहल बना कौन रहा था? ईस्ट ही बना रहा था, तो पॉइजन नहीं हुआ, उसके लिए जहर हुआ। तो इसलिए इससे ज्यादा ये अल्कोहल नहीं बना सकते हैं। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन या जो आप फर्मेंटेशन कहते हो, तो वो 2 एटीपी ही बनता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस चलता है, क्रेब्स साइकिल नहीं चलते हैं। बनता तो वैसे 4 एटीपी है, लेकिन नेट गेन कितना होता है? सिर्फ 2 एटीपी, वो आपने देख लिया है। 2 NADH भी बनता है, लेकिन ये NADH फिर से यूटिलाइज कर लिया जाता है, ETS में नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये एंटर नहीं करता। ग्लाइकोलाइसिस जो इनका एसिड बनाने के लिए, चाहे लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बनाने के लिए, फिर से उसी में ये इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो इससे भी कोई एनर्जी नहीं निकलता। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो आपका फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड देख लो कितना हार्मफुल है, आपको आई थिंक बहुत ज्यादा सबको फील हो चुका होगा। लैक्टिक एसिड का जितना ज्यादा अमाउंट आपके मसल सेल्स में बनता है, उतने ज्यादा पेन आपको फील होता है ना। बैक्टीरिया एक है, एक इसका देखो लैक्टिक एसिड जो आपका फर्मेंटेशन है उसका इस्तेमाल यूजफुलनेस देखो। लैक्टोबैसिलस के बारे में आपने कई बार सुना होगा, जो मिल्क को किसमें कन्वर्ट करता है? कर्ड में, है ना। मिल्क को किसमें? कर्ड में। अभी जैसे विंटर सीजन में मिल्क से कर्ड बनाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो टेम्परेचर नहीं है ना। तो यहाँ पे ये आपका लैक्टोबैसिलस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लैक्टोबैसिलस क्या करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, एक एसिड बनता है इस कर्ड में जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। और जो दही में खट्टापन होता है, सॉरनेस होता है, ड्यू टू दिस एसिड। यही एसिड जितना ज्यादा बन जाता है उतना ज्यादा वो खट्टा हो जाता है, जितना कम रहता है उतना कम ये आपको वो सार लगेगा। तो ये आपको देखना होता है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी आपका यूजफुल है ना। और तो कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, एक और बात याद रखनी है, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसका एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पे कोई एनारोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह कोई काम नहीं करता। उसके लिए ये आपके ये लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल ही होते हैं बस। तो इनका दोनों में डिफरेंस के साथ साथ यूज भी समझ आ गया। एक वर्ड आपसे बहुत पूछा जाएगा, ये पॉस्चर इफेक्ट, ये क्या है? इनहिबिटरी इफेक्ट किसका? ऑक्सीजन का फर्मेंटेशन प्रोसेस के ऊपर, दैट इज द पॉस्चर इफेक्ट। मतलब आपने जलेबी वाला जो मटेरियल होता है, क्या मैदे से बनाते हैं? उसको मिक्स करके पानी में रख दिया, ईस्ट मिक्स करके रख दिया कि हम सुबह उससे जलेबी बनाएंगे, या इडली बनाने के लिए चावल के साथ ऐसा करते हैं। तो फर्मेंटेशन होना है, उसको हम ढकते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं ऊपर से ढक दिया जाता है। वो ढकने का मतलब क्या है? हमने ऑक्सीजन को कट करने की कोशिश करी है कि ऑक्सीजन कहीं एटमॉस्फेयर वाला वहां ना जाए, और गया तो फर्मेंटेशन नहीं होगा। और उस बर्तन को आपने खुला छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा, एनारोबिक नहीं चलेगा, फर्मेंटेशन नहीं होगा। दूध को दही में कन्वर्ट होने के लिए रखते हैं, उसके ऊपर भी ढक्कन लगाते हैं। ढक्कन इसलिए लगाते हैं कि उसको ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन मिला तो वो फर्मेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? पॉस्चर इफेक्ट क्या है कि जब कोई फर्मेंटेशन चल रहा होता है, अगर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है तो फर्मेंटेशन रुक के एरोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन का इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द फर्मेंटेशन इज द पॉस्चर इफेक्ट। बात क्लियर हो गई इतनी? और इसके रीजन यहाँ पे यही दिए हुए, इसको आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ सकते हो। जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो होता है तो ग्लाइकोलाइसिस से बना हुआ जो पायरुवेट होता है, ये या तो एथेनॉल में कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ,
और बहुत कम एनर्जी निकलती है, 2 मॉलिक्यूल एटीपी का बनता है एक ग्लूकोज में, ये हमने देख लिया था। अगर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, हाई होगा, तो ये पायरेविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन इट एंटर्स इनटू द क्रिप्स साइकिल और आपको एक ग्लूकोज से 36 या 38 एटीपी मिलेगा और आपका फर्मेंटेशन नहीं होगा। तो जब भी कभी जीवन में फर्मेंटेशन बना करने का मौका मिले या जब भी आपसे कभी ये ऐसा टास्क मिले तो इस बात का ध्यान रखना कि ऐसे करना, थोड़ा सा ना फोकस बनाना पड़ेगा। अभी एनारोबिक में उतना ज्यादा लोड नहीं आता, बस वो एक स्टेप ऐड है पायरेविक एसिड का, या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन या फिर एथेनॉल प्लस CO2, 2 कन्वर्जन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की जब बात करेंगे तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, दूसरा साइट आ गया। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चला? साइटोप्लाज्म में। अब सेकेंड स्टेप जो एरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसे हम बोलते क्या है, क्रेब्स साइकिल, दैट इज टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। उसके साथ साथ इनका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, पायरुवेट, ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म से, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यही बहुत ही क्रूशियल इवेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए। पहला, एक तो इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, और दूसरा जो इसमें एसिमिलेटरी पावर बनता है NADH2, ये ETS में एंटर करता है। किसमें? ETS में एंटर करता है। और जैसे हमने कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस वहां पढ़ा था, ल्यूमेन ऑफ द थाइलेक्वाइड, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेम वही प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करके इसकी प्रोटॉन इससे निकलेगा और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। तो 2 इवेंट है। पहला कि इनके थ्रू जो पहला ये कि आपका जो ऑक्सीडेटिव जो पायरुवेट है वो स्टेप वाइज उसके कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली कार्बन को रिमूव कर दिया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, मतलब ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन। दूसरा, जो एसिमिलेटरी पावर बना एटीपी के फॉर्म में नहीं है, उसको ETS में एंटर करा के एसिमिलेटरी पावर ATP के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो 2 ये इनके बहुत इंटरेस्टिंग से इवेंट है, इसी दोनों को अपन को समझना है। देखो, ये पिक्चर अगर दिमाग में बन गया, क्लियर हो गया, तो आपकी पूरी बात समझ आ जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आई थिंक सबको क्लियर है, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, पहली बात है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको हमने क्या वर्ड दिया था? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोला था? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये भी वर्ड ध्यान रखना और इसका ही बहुत जरूरत होगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इसी इनर मेम्ब्रेन पर आपने ऐसे ऑक्सीसोम बनाए हुए थे। क्या बनाए हुए थे? ऑक्सीसोम बनाए हुए थे। ये ऑक्सीसोम का नाम क्या है एक्चुअली? ये क्या है? एटीपेज है। ये एटीपी सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम होता है। ये 2 सब यूनिट्स होते हैं, F0 एंड F1, वो सब कुछ आपने पढ़ रखा। वही एंजाइम जो वहां पे था वो भी यहाँ इसके इनर मेम्ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन में होता है। मैं एक बार आपको पहले चीजें क्लियर कर रहा हूं, फिर अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमने थाइलेक्वाइड में क्या करा था? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया था, फिर प्रोटॉन इसके क्रॉस मूव करता था, यहाँ एटीपेज एंजाइम है ना, तब एटीपी ADP से क्या कन्वर्ट करा जाता था? ATP बनाया जाता था, ठीक है। अब यहाँ भी प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करा जाता है, बट वो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्रिएट करा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, इसमें H+ का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा एंड देन ये कंसेंट्रेशन मूव करता है अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन विच हैज ऑक्सीसोम एंड फिर फाइनली वही कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो वहां अप्लाई करते हैं वहां यहाँ अप्लाई होगा और आपका ATP सिंथेसिस चलता है। दूसरा, अब देखो, ये दूसरी जो बात समझनी है, पायरुविक एसिड आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ ग्लाइकोलाइसिस से और ये किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुविक एसिड में। एक ग्लूकोज ब्रेक हुआ तो 2 पायरुविक एसिड बन गए। अब ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट एंटर करेगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करा जाएगा। ये पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल के लिए ये डॉट बनाया गया है, दैट इज द
एसेटिल कोएंजाइम ए। ये क्या है? एसेटिल कोएंजाइम ए। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? लिंक रिएक्शन। पहली बात याद हो गई। पायरेविक एसिड एज इट इज एंटर करा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका कन्वर्जन किसमें? एसेटिल कोएंजाइम ए। लिंक रिएक्शन चलता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे बोलोगे? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो मैट्रिक्स हुआ, ये सबको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद लिंक रिएक्शन चला, लिंक रिएक्शन से बना एसेटिल कोएंजाइम ए। एसेटिल कोएंजाइम ए आपका एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल, दैट इज आल्सो टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो क्रेब्स साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल से एटीपी भी बनता है और NADH भी बनता है। क्या बनेगा? NADH भी बनता है। अब ये जो NADH है, एसिमिलेटरी पावर है इसे एटीपी बनाने के लिए, जब आपका चलता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसे आप ETS कहते हो। इसी का दूसरा नाम है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो इनका ये ब्रेक होके जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इसके इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एक सीरीज में अरेंज होते हैं। वहां भी देखो PS1 और जो फोटो सिस्टम थे वहां भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते थे। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जो इधर इनका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर ट्रांसपोर्ट करता है और इनके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान H+ को पंप किया जाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, एंड दैट इज द क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। और प्रोटॉन ग्रेडियंट जब बनेगा तो एटीपी बनता है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ETS कहाँ प्रेजेंट है? ये पहली बात याद रखना। ETS कहाँ चलता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बातें सब क्लियर हो रही है कुछ? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। लिंक रिएक्शन कहाँ चलता है? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो लिंक रिएक्शन, पहला स्टेप लिंक रिएक्शन या फिर गेटवे रिएक्शन। गेटवे रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रिएक्शन जब तक नहीं चलेगी तब तक क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा, ठीक है। या फॉर्मेशन ऑफ एसेटिल कोएंजाइम ए, यही बनता है पायरुविक एसिड से। इस प्रोसेस में अपना ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल दोनों को ये लिंक करता है। ये दोनों जब तक ये रिएक्शन, इसलिए इसको हम लिंक रिएक्शन या फिर गेटवे रिएक्शन बोलते हैं। जो पहली बार अभी तक देखो पूरे ग्लाइकोलाइसिस में एक भी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल नहीं बना था। जो आपका 6 कार्बन कंपाउंड होता है ग्लूकोज, वो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है। कितने मॉलिक्यूल में? 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन उतने ही 6 के 6 है। कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई कार्बन रिलीज नहीं हुआ है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड पूरे ग्लाइकोलाइसिस में। इस लिंक रिएक्शन में पहली बार एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर आता है। मतलब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है, इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर पहला कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल गया, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इवॉल्व होता है, एसेटिल कोएंजाइम ए बनता है। एसेटिल कोएंजाइम ए एक आपका 2 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का कंपाउंड है। लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजिनेशन, दोनों प्रोसेस होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसको हम बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ एटीपी भी बनता है, मींस एसिमिलेटरी पावर भी बनता है, और ये एसेटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। एंड एसेटिल कोएंजाइम ए मैट्रिक्स में बनता है। एंजाइम का नाम याद रखो, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। किस एंजाइम का? ये कॉम्प्लेक्स है, कोई एंजाइम का नाम नहीं है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ इन सभी को देखो, इनके लिए, इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए 5 फैक्टर चाहिए। पहला मैग्नीशियम आयन, दूसरा La, लिपोइक एसिड, TPP, थियामाइन, पायरोफॉस्फेट, NAD+ एंड कोएंजाइम ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की फैक्टर्स बताओ। उसके 5 फैक्टर हैं, नंबर वाइज देख लो। पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
और ये फोर्थ एंड दिस वन इज द फिफ्थ। ये 5 फैक्टर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के लिए चाहिए। ये पूरा तब जाके पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बनता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ गए क्या है? दैट इज अ ग्रुप ऑफ कोफैक्टर एंड एंजाइम। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? ये 5 फैक्टर। ये 5 फैक्टर जरूर याद रखना। पायरुविक एसिड पहला फैक्टर एक, फर्स्ट हम नाम इसको दे रहे हैं, दूसरा फैक्टर हो गया, तीसरा फैक्टर हो गया, इसके साथ साथ ये LA चाहिए, फोर्थ नंबर इसको मिल जाएगा, और उसके साथ साथ TPP चाहिए, ये फिफ्थ। ये 5 फैक्टर चाहिए तो आपका क्या बन जाता है? एसिटिल कोएंजाइम A। ये कोएंजाइम A जो इसका है वो यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, एक ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और ये 2 कार्बन, तो 1 कार्बन इसका रिलीज हो गया एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड NADH और या NADH2 बनता है एज अ एसिमिलेटरी पावर। ये लिंक रिएक्शन पूरी है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज जब ब्रेक होगा पायरुविक एसिड में तो लिंक रिएक्शन कितनी बार चलेगा? 2 बार, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बनते हैं तो लिंक रिएक्शन भी 2 बार चलता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन याद हो गया सबको। अब नेक्स्ट आपका क्रेब्स साइकिल। लिंक रिएक्शन से बन गया क्या? एसिटिल कोएंजाइम A। एसिटिल कोएंजाइम A ही यूज कर सकता है क्रेब्स साइकिल आपका। देखो पहला नाम क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसी को बोलते हैं, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसी को बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल की वजह से CA साइकिल भी बोलते हैं, और ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो TCA साइकिल बोल देते हैं। तो नाम इनके जरूर याद रखना। और उसके बाद डिस्कवर किया था HA क्रेब्स ने, इनका नाम भी याद कर लो, हैंस एडोल्फ क्रेब्स। इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, कब? 1953 में इनको नोबेल प्राइज मिला इसके लिए। और TCA कहाँ चलेगा इसके लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सभी एंजाइम। अब ध्यान से सुनना, TCA इज अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे आपने और भी साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे पढ़े हुए हैं, C3 साइकिल पढ़ लिया, C4 साइकिल पढ़ लिया, है ना। ये भी एक साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे है। कहाँ चलता है वो देख लिया। अब साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे है तो बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए, एंजाइम्स तो हर स्टेप पे चाहिए। इनके सारे एंजाइम्स कहाँ मिलते हैं? इनके मैट्रिक्स में ही, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं होता। कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। All the enzymes of TCA cycle occurs in mitochondrial matrix except succinate dehydrogenase। ये एक तो ये बनता है कि भाई कौन सा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं है जो TCA का है। दूसरा ये बनता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का प्रेजेंस कहाँ है, लोकेशन किधर है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सॉरी मेम्ब्रेन। और ये किसका एंजाइम है? क्रेब्स साइकिल का। प्रेजेंट कहाँ है वो आपने देख लिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रेब्स साइकिल के दौरान एसिटिल कोएंजाइम A को कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज किया जाता है। मतलब क्या हो गया कि एसिटिल कोएंजाइम A आपका कितने कार्बन का कंपाउंड है? 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो क्रेब्स साइकिल से कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाले हैं? अरे भाई पायरुविक एसिड जो आपका ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है वो कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? 3। एक कार्बन डाइऑक्साइड तो मॉलिक्यूल का, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लिंक रिएक्शन में चला गया। जब ये एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा था, अब बचा 2 कार्बन का ये मॉलिक्यूल। अब ये एंटर कर रहा है किसमें? क्रेब्स साइकिल में। तो क्रेब्स साइकिल में 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो गया? बोलो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? जब 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल देखोगे तो 3 निकल गए,
एक यहाँ पे और एक दो यहाँ पे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज टेक्स प्लेस, ये अपना कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि एसिटिल कोएंजाइम एक क्रेब्स साइकिल में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल बिकॉज पहला कंपाउंड जो इनका बनता है वो सिट्रिक एसिड ही बनता है, एंड सिट्रिक एसिड इज द कंपाउंड ऑफ 6 कार्बन। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 6 कार्बन। मतलब जो इनका एक्सेप्टर है वो कितने कार्बन का होगा भाई? आप सिट्रिक एसिड में ऐड कितना करने जा रहे हो? 2 कार्बन। सिट्रिक एसिड में क्रेब्स साइकिल में एंटर कौन करता है? एसिटिल कोएंजाइम ए, और बनाता कितने कार्बन का कंपाउंड है? पहला 6 कार्बन का। तो कितना कार्बन का एक्सेप्टर होना चाहिए? बात क्लियर हो रही है कुछ? जैसे वहां पे देखा था एक अपना क्या बोलते हैं RuBp 5 कार्बन का, 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है तो 6 कार्बन बनते थे। ठीक है, इन दिस एसिड 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर फाउंड, जो बनते हैं, जो एसिड बनता है 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, COOH, इसलिए इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी रखा जाता है। और पहला जो इनका एक्सेप्टर है, फर्स्ट टाइम देखते हैं जो एसिटिल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करता है, दैट इज द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बताओ, इसको नहीं पढ़ा था? कितने कार्बन का कंपाउंड? फर्स्ट इज द फर्स्ट मेंबर एंड एक्ट एज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, और एंड प्रोडक्ट इन द एंड ऑफ साइकिल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रीफॉर्म। अरे भाई, साइक्लिक पाथवे है तो दोबारा तो बनाना पड़ेगा ना, नहीं बनाओगे तो साइकिल ब्रेक। ठीक है, तो साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे है, इसलिए इसको हम दोबारा एंड में देखेंगे कंप्लीट, जब हम इस साइकिल को पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहा, ये आपके एनसीईआरटी का ही पिक्चर है। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से किसमें टूट गया? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया? लिंक रिएक्शन से एसिटिल कोएंजाइम ए। ये कितने कार्बन का कंपाउंड? 6 कार्बन, ये 3 कार्बन। ठीक है, और ये आपके सामने लिखा हुआ है 2 कार्बन। ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया। मॉलिक्यूल की बात करें तो ये 2 मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब एक ग्लूकोज जब ब्रेक होता है, एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए 2 बार क्रेब्स साइकिल चलती है। बात समझ आ रही है? एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी। क्यों? एक ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, एक पायरुविक एसिड एक एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो एक बार ये साइकिल चलेगी। दूसरे पायरुविक एसिड को भी एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करोगे और दोबारा ये साइकिल चलेगी, तब तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हुआ। नहीं समझ आया? ठीक है, अब क्या होगा? देखो, इनका पहला स्टेप, पहला कन्वर्जन, एसिटिल कोएंजाइम ए सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक वाटर भी यूज होता है। कोएंजाइम ए इनका रिलीज बाहर छोड़ दिया जाता है। कोएंजाइम ए जो कि आपका कहाँ पे यूज होता है, किसका फैक्टर है? वो आपका जो पूरा लिंक रिएक्शन का एक फैक्टर है, वो फिर से उसी लिंक रिएक्शन में यूज होगा। ठीक है, सिट्रिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड इस एसिटिल कोएंजाइम ए को रिसीव किसने किया है? प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड एसिटिल कोएंजाइम ए दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है? 6 कार्बन का कंपाउंड हुआ। ठीक है, अब ये 6 कार्बन कंपाउंड एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिस एकोनिटिक एसिड में, जो कि वही 6 कार्बन कंपाउंड ही है, फिर एकोनिटेज की प्रेजेंस में आइसोमेर इनका है, आइसोमेरिज्म इनका चेंज हो रहा है, आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब यहां पे देखो,
ये स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइसोसेट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसेट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक NAD को D प्लस को एक NADH2 में रिड्यूस किया जाता है। एक एसिमिलेटरी पावर इधर बना। ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड बना इनका प्रोडक्ट इस रिएक्शन का। उसके बाद डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो डीकार्बोक्सिलेशन कराता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहां रिलीज होता है। एक तो लिंक रिएक्शन में गया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरा कार्बन आपका कहा गया, इधर बाहर आया, क्या बना? 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। और ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड याद रखना, अभी आगे फिर से यूज होगा। एम्फीबोलिक पाथवे इसीलिए बोलते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से आपका एक एमिनो एसिड बनाया जाता है। ये किसका रिएक्शन चल रहा है? रेस्पिरेशन। इनके इंटरमीडिएट्स ही तो है। क्रेब्स साइकिल का एक इंटरमीडिएट है कि नहीं है? ये बीच में बनने वाला एक कोई प्रोडक्ट है, और इसी से कोई एमिनो एसिड का सिंथेसिस करोगे तो वो एनाबोलिक पाथवे होगा। अभी तो हम कैटाबोलिक पाथवे पढ़ रहे हैं, ये एनाबोलिज्म भी चलता है, इनके इंटरमीडिएट्स कई प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो इसलिए इनको हम एम्फीबोलिक पाथवे बोलेंगे। एंड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड फिर से कोएंजाइम ए का यूज करता है, एंड सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर, और एक एसिमिलेटरी पावर यहां भी बाहर आता है, मतलब एक NADH2 इधर भी बना। सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया तो कितने कार्बन बचे? 4 बचे। और उसके बाद कोएंजाइम ए फिर से बाहर रिलीज करा गया। अब अगेन सक्सिनिल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट करा जाता है सक्सिनिक एसिड में, जो इनका कोएंजाइम ए वो बाहर रिलीज हुआ, तो यहां पे एक GDP कन्वर्ट होता है GTP में। अभी तक तो आपने ATP पढ़ा था, ये GDP कहाँ आ गया? GTP कहाँ आ गया? है ना? हाँ, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपका एक ये भी न्यूक्लियोटाइड है, जैसे एडेनोसिन के साथ न्यूक्लियोटाइड बनता है, जैसे ग्वाइनोसिन के साथ भी न्यूक्लियोटाइड बनता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम होता है, जितना एक ATP में एनर्जी होता है रिलीज होता है, उतना ही GTP से भी एनर्जी मिलता है, तो सेम समझ लो, बट बनता GTP है। क्या बनता है? GTP है। तो इस स्टेप को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि GTP कौन से स्टेप पे बनता है। एंड अगेन सक्सिनिक एसिड जो कि 4 कार्बन है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो फिर से इनका एक हाइड्रोजन रिमूव करा जाता है, FADH बनता है। NADH तो आपने अभी तक देख रखा था, FADH2 भी बनता है इस स्टेप में, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट, फ्यूमरेज वाटर का यूज करके, मैलिक एसिड, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, एक फिर से डिहाइड्रोजिनेज मतलब एक NADH2 फिर से बना, एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज रीफॉर्म्ड। अब इस पूरे साइकिल का कैलकुलेशन देखो, जो आपको कैलकुलेशन करना है, कितने NADH बने, गिनो। एक साइकिल में कितने NADH बने? पहला NADH, दूसरा, ये तीसरा, 3 NADH बने। एक आपका FADH2 भी बनता है, यही बना, एक ये FADH2 भी बनता है। ATP लिखो या फिर इसको GTP लिखो, तो एक GTP भी बनता है। हमें पावर की अगर कैलकुलेशन करनी है, ये आप क्लियर हो गया? ठीक है। एक पायरुविक एसिड, और एक बात यहां देखो, ये आपका इस स्टेप पे भी बात समझनी है। जब लिंक रिएक्शन चलता है, पायरुविक एसिड का एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन होता है, तो एक CO2 बाहर आता है, एंड एक NADH2 यहां भी बनता है। ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस में आपको नेट गेन हम लिख रहे हैं, इधर 2 ATP मिल गया था, बोलो, 2 NADH2 मिल गया था, बात क्लियर हो गई। दूसरा, इधर आपका चला क्या? लिंक रिएक्शन से कंप्लीट एक ग्लूकोज के लिए लिख रहे हैं हम, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए लिख रहे हैं,
तो लिंक रिएक्शन में वैसे बनता है एक NaDH2, एक पायरुविक एसिड जब एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है तो बनता है एक NaDH2, क्योंकि एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनता है, तो दो पायरुविक एसिड कन्वर्ट करे जाएंगे दो एसिटिल कोएंजाइम A में, तो दो बार लिंक रिएक्शन चलेगी, तो दो NaDH2। अब इधर आपका चला क्या, क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल का आपने अभी यील्ड लिखा, NaDH2 कितना बना 3 इंटू 2 क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि दो बार क्रेब्स साइकिल चलता है, यहां तो मैंने लिख दिया है ना। और एक FADH2 भी बनता है एक साइकिल में, तो 1 इंटू 2, GTP भी बनता है एक, तो दो बार हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल कैलकुलेशन बताओ, इधर तो कोई चेंज नहीं आएगा, ATP 2 NaDH2, इधर कोई चेंज नहीं, इधर भी कोई चेंज नहीं, NaDH2 इधर भी दो आपको मिलेंगे। अब इधर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, NaDH2 कितने हो जाएंगे 6, और FADH2 कितने हो जाएंगे 2 FADH2, GTP कितना मिला 2। ये कैलकुलेशन अगर आपके दिमाग में बन गया है तो फिर आगे समस्या नहीं होएगी, अगर नहीं बना है तो फिर समस्या होने वाली है।